आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धन विधेयक। इससे पिछली वीडियो में हमने धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान को पढ़ लिया था, जिसकी चर्चा आर्टिकल संख्या 109 में दी गई है। ठीक है, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे आर्टिकल संख्या 110। ठीक है, और आर्टिकल संख्या 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है आर्टिकल संख्या 110 में। तो हम कह सकते हैं कि धन विधेयक की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? संचित निधि पर भारित होने वाला विधेयक, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। संचित निधि पर भारित होने वाला विधेयक क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। लिख लेते हैं, संचित निधि पर भारित होने वाला विधेयक धन विधेयक कहलाता है। अब यहां देखिएगा कि धन विधेयक में क्या होता है? जो सरकार लोन लेती है, यानी या तो वर्ल्ड बैंक से ले या आईएमएफ से ले, तो वो भी किस में आता है? धन विधेयक के अंतर्गत आता है। अब देखिए, धन विधेयक के अंतर्गत आता क्या क्या है? किसी भी टैक्स को बढ़ाने का काम, या हम कह सकते हैं किसी भी टैक्स को कम करने वाला विधेयक, ठीक है। और जो लोन होता है, लोन को हम कह सकते हैं ऋण, ठीक है ना, ये भी किसके अंतर्गत आता है? क्योंकि संचित निधि पर भारित होता है, तो ये भी धन विधेयक के अंतर्गत आता है। समझ में? केवल आपको आर्टिकल संख्या 110 में दी गई है धन विधेयक की परिभाषा, और धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं, वो दिए गए आर्टिकल संख्या 109 में। वो मैं आपको इससे पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा आर्टिकल संख्या 111। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। 110 में दिया गया है धन विधेयक की परिभाषा। लिख दिए तो धन विधेयक की परिभाषा। परिभाषा क्या है? संचित निधि पर भारित होने वाला विधेयक धन विधेयक कहलाता है। धन विधेयक में आता क्या है? किसी भी टैक्स को बढ़ाने या कम करने वाली की चर्चा की जाती है, या आप कह सकते हैं जो भी सरकार लोन लेती है वो भी किसके अंतर्गत आता है? धन विधेयक के अंतर्गत, यानी कि संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है ना। लेकिन जो हम कह सकते हैं जुर्माना वगैरह लगाया जाता है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, या जो बिल होता है बिजली का बिल, ये जुर्माना होता है, या किसी का चालान काट दिया गया, वो धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा आर्टिकल संख्या 111, चूंकि ये मैं आपको आर्टिकल संख्या 111 में है राष्ट्रपति की वीटो। राष्ट्रपति की वीटो। अब जो राष्ट्रपति की वीटो है, ये मैं आपको राष्ट्रपति का जो जब मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था उस समय मैंने आपको इसकी चर्चा की थी, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो आप क्रमबद्ध तरीके से वीडियो को देखिएगा। आपके जो पॉलिटी से संबंधित जो भी आपके जो कंसेप्ट समझ में नहीं आए हैं ना, तो वो आपको कंसेप्ट इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। मैंने उन वीडियो में कंसेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक। आप वहां से जाके देख लेंगे तो आपको राष्ट्रपति की वीटो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। अब हम इससे आगे बढ़ लेते हैं आर्टिकल संख्या 112। देखिए, आर्टिकल संख्या 112 में बजट की चर्चा की गई है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, बजट जो शब्द है ना, जो अंग्रेजी के बुजेट से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, ठीक है ना। तो बजट जो बुजेट से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। अब यहाँ देखिएगा, बजट को लोकसभा में पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। पहला पॉइंट आप रखोगे कि बजट में जो बजट को पेश करने का जो अधिकार होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी मंत्री के द्वारा बजट को संसद में लोकसभा में पेश करते हैं, ठीक है ना, कराते हैं। हम कह सकते हैं जो राष्ट्रपति होते हैं वो वित्त मंत्री के द्वारा, किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में बजट को पेश कराते हैं। हालांकि जो बजट है वो आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। वहाँ बजट के टाइप से बताएंगे, जेंडर बजट किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ इसमें है आपका पॉलिटी में, तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए, हमारे जो संविधान में बजट की चर्चा ना करके, यानी बजट शब्द की चर्चा नहीं की है,
उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। तो हमारे संविधान में बजट की जगह पे किसकी चर्चा की गई है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है, बजट की चर्चा नहीं की गई है। बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। बजट को लोकसभा में पेश करने का अधिकार किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। लेकिन राष्ट्रपति स्वयं बजट को पेश नहीं करते, वो वित्त मंत्री के द्वारा बजट को लोकसभा में पेश कराते हैं। और बजट की जगह पे हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की है, ठीक है। और बजट एक तरह का ये नहीं होता कि पैसा हो, पैसा पूरा दे दिए, नहीं। बजट एक तरह का भाषण होता है, जिसमें मंत्री जी क्या करते हैं, जो वित्त मंत्री होते हैं वो भाषण देते हैं। भाषण का मतलब ये है वो, यानी कि हमारे जो विकासात्मक जो कार्य होंगे, किन किन कार्यों को कराना है, ठीक है ना, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा व्यय होगा, इनसे संबंधित एक तरह का क्या होता है, ये भाषण होता है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि बजट कितने प्रकार का होता है, ठीक है। बजट देखिए 3 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला तो होता है आम बजट, दूसरा होता है अंतरिम बजट, ठीक है ना। चलिए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। एक होता है आम बजट, अंतरिम बजट, एक होता है लेखानुदान। लेखानुदान, देखिए इसमें आम बजट में तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। आम बजट में क्या है, एक वर्ष में आय और व्यय का जो विवरण होता है वो इसमें आता है, किसमें? आम बजट में। किसका? एक वर्ष का आय कौमा व्यय का विवरण, ठीक है। यानी एक वर्ष में कितनी आय आएगी, कितना व्यय होना है। अब इसको समझिएगा। देखिए जो अंतरिम बजट है ये चुनावी वर्ष लाया जाता है, यानी कि चुनावी वर्ष। लेखानुदान है, ये भी चुनावी वर्ष लाया जाता है। अब इसे आप एक बार समझ लीजिएगा। चुनावी वर्ष का मतलब जैसे कि अभी चल रहा है 2024, ठीक है ना। जो लोकसभा के चुनाव हुए थे इससे पहले 2019 में हुए थे, उससे पहले कब हुए थे? 2014 में हुए थे। यानी कि जो अंतरिम बजट लाया गया होगा 2014 में लाया गया होगा, 2019 में लाया गया होगा, 2024 में लाया गया है, ठीक है ना। अभी जब वीडियो बन रही है बजट आ चुका है, पेश हो चुका है फरवरी में, ठीक। अब चुनावी वर्ष, ठीक है ना। तो अंतरिम बजट भी चुनावी वर्ष आता है, लेखानुदान ये भी चुनावी वर्ष आता है, ये भी चुनावी वर्ष आपको समझ में आ गया होगा। 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, 19 में हुए थे, 24 में हुए थे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है, ठीक है। 2014 में, 2019 और 2024 में इसे लाया गया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा अगला पॉइंट समझते हैं कि जो अंतरिम बजट होता है इसमें आय और व्यय की चर्चा होती है। आय और व्यय की चर्चा होती है, लेकिन जो लेखानुदान होता है इसमें सिर्फ व्यय की चर्चा होती है, ठीक है। अब देखिए इसे पारित कराने के लिए विनियोग लाया जाता है। क्या लाया जाता है? विनियोग, ठीक है। अब आपको कहोगे कि विनियोग क्या होता है, ठीक है। इसे मैं आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ आपको समझा देता हूँ कि बजट के लिए जो पैसा निकालना होता है संचित निधि से, वो विनियोग के माध्यम से, विनियोग का मतलब होता है मत पड़ता है 1/2 से, ठीक है ना। उसके बाद पैसे को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये होता है विनियोग, लेकिन मैं अभी आपको आगे भी समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें लेखानुदान में विनियोग लाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। विनियोग लाने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए इसे मिनी बजट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी बजट। प्रश्न आएगा मिनी बजट किसे कहते हैं? अंतरिम बजट को ही मिनी बजट कहते हैं। इसे एडवांस भुगतान कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवांस भुगतान। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, इसे विनियोग लाने की आवश्यकता होती है, इसे मिनी बजट कहते हैं, या विनियोग लाने की आवश्यकता नहीं होती, इसे एडवांस भुगतान कहते हैं। समझ में आया? तो आपको इन तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा। आम बजट किसे कहते हैं? जिसमें एक वर्ष के आय और व्यय का पूरा विवरण होता है। और अंतरिम बजट में क्या होता है? इसमें ये चुनावी वर्ष लाया जाएगा, ये भी चुनावी वर्ष लाया जाता है, यानी कि इसमें आय और व्यय दोनों का विवरण होता है या चर्चा होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यय की चर्चा होती है।
इसमें विनियोग लाया जाता है, इसमें विनियोग नहीं लाया जाता है, इसे मिनी बजट कहते हैं, इसे एडवांस भुगतान कहते हैं। चलिए इससे हम आगे और बढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ देखिएगा, देखिए 112 में चर्चा की गई है बजट की, ठीक है ना, बजट। 113 में की गई है प्राकलन, प्राकलन, ठीक है ना। अब यहाँ सोचिए प्राकलन किसे कहते हैं। देखिए बजट में तो चर्चा होती है, प्राकलन में होता क्या है कि कितना पैसा खर्च होगा, किन किन चीजों पर कितना पैसा खर्च होगा, इसमें पैसे संबंधित चर्चा होती है कि किन किन चीजों पर, यानी कि एस्टिमेट लगाया जाता है। इसका इस प्रकार से एग्जांपल समझ लीजिएगा कि अगर फैमिली में किसी को मोबाइल खरीदना है, जैसे भाई बहन होते हैं, ठीक है ना, तो मोबाइल खरीदना है तो उसमें पहले तो चर्चा होगी ना कि इतने रुपए का मोबाइल आएगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो जो घोटालेबाजी होती है वो यही होती है। कैसे, मान के लिए मोबाइल आ रहा है 9,000 रुपए का, तो घर में बताया जाएगा 10,000 रुपए का। तो जिसको उसकी जानकारी हुई, क्योंकि माता पिता को अधिकांशतः जानकारी नहीं होती है, बच्चे चूना लगा देते हैं माता पिता को। तो चूंकि भाई होगा या फिर बहन होगी, उसे पता होगा कि मम्मी या पापा ये मोबाइल इतने रुपए का आता है, ये इतने रुपए ले रहे हैं, बाकी के पैसे बचे हुए कहाँ जाएंगे, वो घोटाले में जाएंगे, समझ में आया। तो इसमें एक एस्टिमेट होता है, ठीक, तो उसे हम कहते हैं प्राकलन। अब देखिए आर्टिकल संख्या 114, ठीक है, इसमें होता है, इसमें चर्चा की गई है, 113 हो गया, 114 में विनियोग, विनियोग, ठीक है। अब देखिए विनियोग क्या होता है कि यहाँ पे तो क्या होती है, चर्चा होती है कि इतना पैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल की ही हम बात कर लेते हैं कि मोबाइल के लिए 9,000 रुपये चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि मोबाइल आ रहा है कितने का, 8,000 रुपये का। तो जिसको पता होगा, जैसे भाई को पता है तो बता देगा कि मम्मी या पापा ये मोबाइल कितने का आ रहा है, 8,000 का आ रहा है, बाकी की 1,000 रुपये का क्या हो रहा है, घोटाला हो रहा है, ठीक है। तो पैसे तो ये होता है। उसके बाद विनियोग में क्या होता है, विनियोग में सहमति जताई जाती है। क्या ये बच्ची या फिर ये बच्चा कह रहा है मोबाइल के लिए, क्या इसको मोबाइल दिलाया जाए, तो मम्मी पापा अन्य जो भाई बहन होते हैं वो सहमति जता देते हैं कि चलिए हाँ ठीक है, बच्चा है, मोबाइल को दिला दीजिएगा, या दादा या दादी, नाना या नानी, जो भी परिवार में सदस्य होते हैं, सहमति जताई जाती है। तो वही उसी प्रकार से यहाँ होता है विनियोग में। विनियोग का मतलब ये है, एस्टिमेट का तो यहाँ पता लग जाता है कि, यानी कि इसमें प्राकलन में कि इतना रुपए खर्च होना है। अब उसके बाद विनियोग लाया जाता है, यानी कि पारित किया जाता है 1/2 से, ठीक है ना। जो सदस्य हैं 1/2 से विनियोग पारित कर लिया जाता है। इसके द्वारा क्या है, संचित निधि से पैसा निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है 115 पे, ठीक है, आर्टिकल संख्या 115 में क्या, अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान। अब यहां से आप समझिएगा, मोबाइल 9,000 की जगह पे उसको कितने रुपए दिए गए, 8,000 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे विनियोग पारित हो गया, यानी कि परिवार के सदस्यों ने सहमति जता दी कि हाँ इस बच्चे को मोबाइल दिला देना चाहिए, तो उसे मोबाइल मिल जाएगा। अब क्या होता है, मोबाइल में एक्स्ट्रा भी तो पैसा लगता है, ग्लास चढ़वाना होगा, मोबाइल का कवर लेना होगा, समझ में आया कि नहीं आया। अब हो सकता है, अब आप वर्तमान समय में तो वो चलने लगा है, कान में डाल लेते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, गले में डाल लेते हैं, घसुली टाइप का, उसे शायद कहते हैं, ब्लूटूथ कहते हैं, कान में लगा। अब वो भी उसको खरीदना होगा, समझ में आया कि नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है, तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ से क्या हुआ, पैसा कम कर लिया गया, अब यहाँ से आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे हम कहते हैं कि विकास कार्य में जो पैसा लगा है, पैसा कम पड़ जाने के कारण अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम कहते हैं अतिरिक्त अनुदान, समझ आया। अब देखिएगा आर्टिकल संख्या 116, 116 में चर्चा की गई लेखानुदान की, जो मैंने अभी आपको बताया था, लेखानुदान। क्योंकि लेखानुदान में क्या होता है कि आपका विनियोग नहीं लाया जाता है, ठीक है ना, इजीली ही पैसा उपलब्ध हो जाता है, लेकिन पैसा पूरा नहीं निकलता है, ठीक है ना। अगर कहीं पे विकास कार्य कराना है, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कराना है, जैसे मान लीजिए चुनाव का समय चल रहा है, तो लेखानुदान के माध्यम से पैसा निकाल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ विनियोग लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा पैसा निकाल लेगा, विकास कार्य शुरू करा दीजिएगा। बाकी का इलेक्शन होता है, जनता को पता लग जाएगा अब तो काम होगा ही होगा, फिर उसके बाद में क्या होता है, चुनाव वगैरह संपन्न हो जाता है। अगर वहाँ विनियोग के द्वारा पैसा निकल आता है, यानी कि लेखानुदान से तो पैसा निकाल लिया थोड़ा, लेकिन उसके बाद में अतिरिक्त पैसा निकालना है, फिर आपको क्या लाना पड़ेगा, विनियोग लाना पड़ेगा। विनियोग के द्वारा पैसा आ गया तो विकास कार्य पूरा हो जाएगा।
नहीं अगर आया पैसा तो वो काम ऐसा कहीं अधूरा पड़ा रहता है। तो आपने बहुत सी जगह पे देखा होगा कोई पुल बन रहा है या अन्य कोई भी काम चल रहा है ना। चुनाव के समय तो शुरुआत हो गई, लेकिन वो अभी तक वैसा का वैसा पड़ा ही है। क्यों पड़ा है? क्योंकि विनियोग पारित नहीं हो पाए, इसलिए विनियोग पारित से ही पैसा आएगा और वो पैसा आके अभाव में बुकार ऐसा कैसा ही पड़ा हुआ है। समझ में आएगी नहीं? अब यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ देखिएगा जो विपक्ष की भूमिका होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है। यानी कि एक तो एस्टीमेट लाया जाता है कि इसमें प्राकलन में कि इतना इतना पैसा होता है, ठीक है ना। अब जो विपक्ष होता है, समझ में आया कि नहीं, जो विपक्ष होता है वो लेके आता है आपका क्या, कटौती प्रस्ताव। क्या लेके आता है? कटौती प्रस्ताव। समझ में आया? अब देखिए जो कटौती प्रस्ताव लेके आता है, कटौती कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक तो होती है नीतिगत कटौती, नीतिगत कटौती। एक होती है अर्थगत कटौती, अर्थगत कटौती, ठीक है ना। एक तो नीतिगत कटौती होती है, एक अर्थगत कटौती होती है, एक होती है आपकी सांकेतिक कटौती, सांकेतिक कटौती। अब यहां समझिएगा आप लोग कि जो नीतिगत कटौती होती है, ये नीतिगत कटौती हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, नीतिगत कटौती में कि जो बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है, यानी बजट को क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है, और साथ ही साथ 1 रुपया दे दिया जाता है, ठीक है। बजट को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बदले में 1 रुपया दे दिया जाएगा, ठीक है। अब अर्थगत कटौती में क्या होता है, इसमें बजट के कुछ हिस्से को कम कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है जो भी बजट है उसमें से कुछ हिस्से को कम कर दिया जाता है। हम कह सकते हैं बजट में से क्या है, कुछ हिस्से को कम कर दिया जाता है, इसी को हम कहते हैं अर्थगत कटौती, ठीक है ना। कुछ हिस्से का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मोबाइल 9,000 रुपए का बताया था, लेकिन उसकी प्राइस कितनी है, 8,000 रुपए है। क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उन्होंने भी, चूंकि पहले जब सरकार थी उनकी तो उन्होंने भी कार्य कराया था, तो उनको सारा का सारा आइडिया रहता है कि इस पुल में या फिर इस विकास कार्य को कराने में इतना पैसा लगेगा, आखिर में इतना पैसा क्यों मांग रहे हैं, या बाकी का बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे मैंने आपको मोबाइल का एग्जाम्पल लेके समझाया था, तो वही है। आर्थिक कटौती में क्या है, जो जेन्युइन जो पैसे लगते हैं वही, बाकी का हिस्सा काट दिया जाता है। यानी कि बजट में जो उन्हें लगता है कि इतना पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उस हिस्से को कम कर दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अर्थगत कटौती, ठीक है ना। अब देखिए एक होती है सांकेतिक कटौती, ठीक है ना। तो देखिए जो सांकेतिक कटौती होती है उसमें क्या होता है कि बजट पर असहमति जताई दी जाती है। क्या दे दी जाती है? असहमति जताई जाती है। तो हम यह लिख सकते हैं बजट पर असहमति जता दी जाती है, बजट पर असहमति दी जाती है, और साथ ही साथ में 100 रुपए दे दिए जाते हैं। कितने रुपए? 100 रुपए दे दिए जाते हैं, सॉरी 100 रुपए काट दिए जाते हैं। आप ये लिखोगे, दिए नहीं जाते, 100 रुपए काट दिए जाते हैं, यानी बजट में से कम कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। 100 रुपए कम कर दिए जाते हैं। अब यहां समझिएगा, देखिए कटौती प्रस्ताव कौन लेके आता है, ये विपक्ष लेके आता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती, सांकेतिक कटौती। नीतिगत कटौती में क्या होता है, बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है, बदले में 1 रुपया दे दिया जाता है, ठीक है। अर्थगत कटौती में क्या हो जाता है, बजट के कुछ हिस्से को कम कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो यानी उन्हें ये लगता है ना कि इतना पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है, या जो एक्स्ट्रा जो पैसा लग रहा है ये कहाँ जाएगा, ये घोटाले में जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि बजट के कुछ हिस्से को कम कर दिया जाता है, बाकी का पूरा का पूरा करा दिया जाता है। अब देखिए सांकेतिक कटौती में, लेकिन वर्तमान में यही होता है, ठीक है। कौन सा? अर्थगत कटौती। सांकेतिक कटौती में क्या होता है, बजट पर असहमति जता दी जाती है और 100 रुपया कम कर दिए जाते हैं। जो बजट होता है उससे 100 रुपये कम कर दिए जाएंगे और असहमति जता दी जाती है, ठीक है। तो वर्तमान में यही आपका प्रचलन में है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा
प्राक्कलन समझ में आ गया, विनियोग समझ में आ गया, अतिरिक्त अनुदान समझ में आ गया, लेखानुदान मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। अतिरिक्त एक्स्ट्रा पैसे की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि लेखानुदान में क्या है, विनियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पैसा बिना विनियोग के आप इजीली निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई नहीं है? अब देखिए अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल संख्या 117। इसमें आपका वित्त विधेयक के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है ना। तो इसकी चर्चा हम फिर अगले दिन कर लेते हैं, यानी कि अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन अब इसमें से देखिए एक चीज और हम समझ लेते हैं, गिलोटिन किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, एक शब्द और आप समझ लीजिएगा, गिलोटिन। गिलोटिन, देखिए गिलोटिन किसे कहते हैं, जब बजट पे चर्चा चल रही होती है ना, तो समय को बचत करने के लिए बजट पे जो बहस हो रही होती है उस बहस को रोक करके, ठीक है, कहने का मतलब जो बहस चल रही होती है बजट पर, या बजट पर जो चर्चा चल रही होती है उस चर्चा को रोककर समय को बचाने के लिए, क्योंकि चर्चा चल रही होगी तो समय ज़्यादा वेस्ट होगा, तो समय को बचाने के लिए डायरेक्ट मतदान कराया जाता है। क्या कराया जाता है? मतदान, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? गिलोटिन। जैसे यहाँ पे विनियोग लाने के लिए डायरेक्ट मतदान कराया जाता है ना, 1/2 से पारित होना चाहिए तो पैसा निकल सकता है, वही गिलोटिन होता है कि अतिरिक्त चर्चा को रोक करके सीधा सीधा अपने टॉपिक पे आइए और क्या कराइए, सीधा सीधा मतदान कराइएगा, ठीक है। पैसा निकलना है या फिर नहीं निकलना है, तो समय की बचत को करने के लिए सीधा सीधा मतदान कराया जाता है, उसे गिलोटिन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब आर्टिकल संख्या 116 तक हमने पढ़ लिया है। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिकल संख्या 117, ठीक है, जिसमें आपके वित्त विधेयक की क्या है, जानकारी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।